इस ब्रेन में जब कोई ऐसा थॉट बनता है जिसकी इंटेंसिटी नेगेटिव होती है तो इस ब्रेन को और कमज़ोर बनाता है। अगर आप किसी बूढ़े आदमी का ब्रेन का सीटी स्कैन देखेंगे तो उसमें ब्रेन का साइज सिकुड़ जाता है, पता है आपको। हम लोग देखते हैं स्कल है, बोन है, उसके अंदर में ब्रेन है। तो एक भी 50 साल तक का आदमी का भी ब्रेन ऑलमोस्ट पूरा भरा होता है स्कल के अंदर, लेकिन वहीं पर 70 साल या 80 साल के आदमी का देखेंगे तो स्कल के और ब्रेन के बीच में काफ़ी गैप होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेन योगा चैलेंज 2023 में। आज का चैप्टर बहुत इमोशनल है। गॉस्पेल 5 है और चैप्टर का नाम है डिवोशन टू अवतार सरपासेस ऑल। अवतार के प्रति जो डिवोशन होता है वो हर चीज़ के ऊपर होता है। सारे फॉर्म ऑफ योग क्रिया सबसे ऊपर होता है। अब इससे पहले कि हम लोग इस सेंटेंस को मान लेके हम समझ गए हैं, इसमें डिवोशन है, अवतार है, दो चीज़ें हैं। अगर आप किसी अवतार के साथ भक्ति भाव रख सकें तो वो हर चीज़ के बियॉन्ड है। सिंपल सा सेंटेंस है, अगर इसको आप ये मानेंगे कि आप समझ गए तो ये इसकी गहरी चीज़ें छूट जाएंगी। क्योंकि अगर हम सचमुच में समझ गए डिवोशन क्या है और अवतार क्या है, ये ऐसे ही है जैसे कि आपको भूख लगी है और आपके सामने खाना रखा है और आपके मुंह को खाना खाना आता है, तो आप भूखे नहीं रहेंगे। आप स्पिरिचुअल हैं, आप साधना कर रहे हैं और आपको ग्रो करना है। और ये यहाँ पर कहा जा रहा है डिवोशन टू अवतार सरपासेस ऑल। और आप डिवोटी भी हैं, तब तो आप पहुंच चुके होने चाहिए ना। नहीं पहुंचे हैं इसका मतलब आपको अपने आप को पहले समझाना होगा कि मुझे डिवोशन नहीं पता। मैं डिवोशन का नाम जानता हूँ, कुछ भजन सुनता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही इमोशंस आते हैं मंदिर में या कहीं पर भी, बट फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। डिवोशन इज़ मोर देन व्हाट आई अंडरस्टैंड। एन अवतार इज़ मच बियॉन्ड IESM। अब पहला सूत्र देखिए, एक लेयर खोल करके दिखा रहा है कि अगर हमारे अंदर में अवतार के लिए इंटेंस डिवोशन होगी तो हमको अवतार का नॉलेज मिल जाता है। हम लोग अघोरा सीरीज पढ़ रहे हैं और उसमें विमलानंद को माँ शमशान तारा से मुलाकात हुई, हनुमान से मुलाकात हुई और शंकर से मुलाकात हुई। उनके पास डिवोशन है, हमारे पास डिवोशन के नाम पे कुछ और है। हमारा नोट फर्जी है डिवोशन वाला, इसलिए मार्केट में अवतार के साथ चल नहीं पाता। तो पहला रूल क्या है? अगर इंटेंस डिवोशन होगा तो अवतार का नॉलेज हमको मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अवतार क्या है? अवतार है एक यूनिवर्सल एसेंस ऑफ बीइंग। हम फिजिकल बॉडी और माइंड से लिमिटेड है, लेकिन अवतार एक ऐसी एंटिटी है जो कि अनटच्ड है किसी से लिमिटेशन से। कोई बंधन नहीं है उसके अंदर में। उसको कोई कर्म टच नहीं कर पाता, उसको कोई डिज़ायर टच नहीं कर पाता। यहाँ तक कि हम लोग IESM में सेक्शन 2, सेक्शन 3 और 4 तक बात करते हैं, 4 स्टेज ऑफ माइंड, सेक्शन 4 तक, लेकिन वो भी बॉन्डेज अवतार में नहीं होता। फिजिकल एंटिटी की कोई भी बॉन्डेज अवतार में नहीं होती। तो ऐसा आदमी जो अवतार होता है, बड़े हाई फाई शब्द यूज़ किए गए हैं, सुपर कॉस्मिक माइंड। अच्छा, ऐसे शब्द सुन करके मन में क्या आता है? एक सुपर कॉस्मिक माइंड होता है अवतार का, इससे क्या थॉट आता है, क्या फीलिंग आती है, क्या समझ आता है? ठीक है, अच्छा लगता है, पता नहीं है आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास सब कुछ है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, तथास्तु बोल सकता है, आज के आज अगर आपको जेन्युइनली कोई जॉब ऑफर कर दे, 25-30 हज़ार की जॉब, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो आपकी जो खुशी होगी
वो अभी से 100 गुना होगी और वो खुशी खत्म नहीं होगी तब तक जब तक कि वो 25-26 हज़ार रुपये आपकी तोंद के नीचे ना आ जाए। चुटकुला सुना है ना? एक बहुत मोटा आदमी डॉक्टर के पास गया था, बहुत मोटा था। डॉक्टर ने कहा तुम कुछ खेलो, उसने कहा गोल्फ खेलो। एक हफ्ते बाद आया, बोलता खेल नहीं पा रहा हूँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि जब बॉल को बाहर रखता हूँ तो बहुत दूर होती है तो मार नहीं पाता हूँ, और जब नज़दीक रखता हूँ तो तोंद के नीचे आ जाती, दिखती नहीं बॉल। तो ये 25,000 रुपये या जो चीज़ आज हमारे पास है वो तोंद के नीचे है। और ये अवतार वाली बात मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, लेकिन ब्रेन को किसी भी रूप में ये भरोसा नहीं हो पा रहा है, या जैसे हमने उससे बात की थी, डाउट भी नहीं हो पा रहा है कि क्या ऐसा कोई एंटिटी हो सकती है। आज हम लोग नागपुर गए, एक ऐसे भाई साहब से मिले जो रुपए पैसे से बहुत सक्षम है। इसके पहले तो हमको हमारे बायस में था ही नहीं कि ऐसा कोई सक्षम आदमी हमारे कांटेक्ट में हमको हेल्प करने को तैयार है, और ये तो अवतार है। अगर ये भी थॉट में आ जाए कि हाँ है, तो भी एक इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। कल भाई साहब बोले थे, आशुतोष, कि हम अर्जुन नहीं बनना चाहते, हम कृष्ण बनना चाहते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे अर्जुन का ही एक रूप था हनुमान, और हनुमान को सोचते ही कि हनुमान तो दास था, भगवान राम का दास था, और वो एनलाइटेंड भी था। तो बड़ा राहत हुआ कि हाँ हाँ हम लोग दास बन लेंगे, डिवोटी बन लेंगे, क्योंकि हनुमान का कैरेक्टर के लिए हमारे ब्रेन में राइट इमोशंस और राइट थॉट्स है। अभी अवतार के लिए कोई थॉट नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। अगर हमको आज शादी का कार्ड आ जाए यहाँ पर, जैसे आपके लिए या आपके लिए डॉक्टर SP वर्मा बोले हमारी बेटी की शादी में आना, तुम जाओगी? एग्जैक्टली कौन है ये? और अगर अमिताभ बच्चन जी बोले कि मेरी पोती की शादी, आपको पता है यहाँ पर डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा है, उनकी बेटी की शादी हुई बॉम्बे में, हमारी जान पहचान की डॉक्टर है, उनके यहाँ से पेशेंट आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, और उनकी बेटी को शादी का कार्ड आया था, प्रियंका चोपड़ा जी का शादी का कार्ड आया था। उसकी फोटो आई थी हमारे पास, हमारे को नहीं आई थी, उनको आई थी। हम लोग बड़े खुश हो गए थे कि भाई शादी का कार्ड हमारे जान पहचान में किसी के यहाँ आया। तो जो अब डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा हमारे पर्सनल ब्रेन का हिस्सा है, उनसे हम लोग ऑलमोस्ट रोज बात करते हैं। उनकी बेटी है, मतलब हमारे ब्रेन में जिसको हम, हमारी जगह है जिसकी हमारी ब्रेन में, उसकी बेटी है, और उसको शादी का कार्ड है प्रियंका चोपड़ा, वो भी हमारे ब्रेन का एक दूर का हिस्सा है, बिकॉज उसको फिल्मों में देखा है। ये सब के सब हमारे ब्रेन के हिस्से हैं क्योंकि हमने फिल्में देखी हैं, बातें की हैं, लेकिन महाअवतार या अवतार हमारे ब्रेन का हिस्सा नहीं है। ये प्रॉब्लम है। राम है या हनुमान है, ये हमारे ब्रेन का हिस्सा नहीं है, स्ट्रेंजर्स हैं, और हमारे लिए तो खाली फिक्शन है, झूठी फिक्शन। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग तो ये मानते हैं ये तो झूठी कहानियां हैं, है ही नहीं सच। लेकिन जब पहली बार ज़ेनोगा में हम लोग ये पढ़ते हैं, एक होली मास्टर है जो फ्यूचर के अवतार है, उन्होंने ऑथर को ये बुक दी है। पता नहीं आपको क्या हुआ, लेकिन उस दिन मुझे डाउट हुआ कि हाँ है यार, एक मिस्टिकल फिगर है जो मुझे हेल्प करना चाहती है, और इसके बियॉन्ड है महाअवतार। अभी खाली सुनिए, और सुनते सुनते अगर आई सेंटर सुनता है ना, तो थोड़ा थोड़ा इमोशंस भी, जैसे नहीं बच्चे होते हैं, बच्चे चुपके चुपके देखते हैं कौन आया है, पापा बात कर रहे हैं दरवाज़ा खोल करके, अंकल आए हैं, पीछे से बच्चे देखते हैं अंकल को, अंकल भी बच्चे को मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, थॉट है। आई सेंटर उसको ध्यान से देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, और ई सेंटर बगल में पीक कर रहा है कि सही में महाअवतार होते हैं क्या? तो वो आपके अंदर में इमोशंस डेवलप होंगे। ई सेंटर पीक कर रहा है क्योंकि ई सेंटर तो समझता है नहीं कुछ, उसके लिए या तो दोस्त या तो दुश्मन, या तो उसके साथ नाचेगा और पूरी तरह से ब्लाइंड फेथ करेगा, दोस्त है तो जान दे दूंगा, दुश्मन है तो मार डालूंगा। वो ई सेंटर का काम है। आई सेंटर हर चीज को ऑब्जर्व करता है। तो आज आई सेंटर में आप डाल लीजिए इस बात को कि महाअवतार में सारे अवतार्स मिक्स होकर के, यूनाइट होकर के एक रूप लेते हैं ताकि धरती को गाइड कर सके। जितना भी दुनिया में नॉलेज है उसका जर्म इकट्ठा होता है और खूब एक्सपैंड होता है। अवतार मतलब ज्ञान, नॉट पावर।
हम लोग पावर जानबूझ के सोचते हैं अवतार के अंदर में, क्योंकि हमारे पास ढेर सारी डिमांड्स हैं, उसे काम कराना है। हमारे हिसाब से अवतार मतलब अलादीन का चिराग नहीं, अवतार मतलब नॉलेज। और ये जो अवतार का नॉलेज है ये हमारी कॉन्शियसनेस के कंपैरिजन में इन्फिनिटी है। हमारा कॉन्शियसनेस है एक बूंद और अवतार का कॉन्शियसनेस है पूरा समंदर। तो बूंद और समंदर का रिश्ता है 1 इज टू इन्फिनिटी, मतलब हमारे लिए वो इन्फिनिटी है। एकदम थियरी वाली बात है कि अवतार का कॉन्शियसनेस 4th स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है। अब यहां पर कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि 2 तरह के कॉन्शियसनेस होते हैं। एक हमारा कॉन्शियसनेस जो चीज़ों को देखता है, परसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है, और एक कोई कॉन्शियसनेस है जो बहुत बड़ी है, एक समंदर है कॉन्शियसनेस का। समंदर कॉन्शियसनेस का, अभी ये मत बोलिए कि कहाँ है, खाली जानिए कि है। ये साइंटिफिक नॉलेज है। हम लोग अवतार को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सीक्रेटली मैं अवतार के लिए आपके अंदर में इमोशंस डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी बॉडी धीरे धीरे अवतार को एक्सपीरियंस करने के लिए हैबिट्स डेवलप करे। और अवतार क्या है? अवतार इज कॉन्शियसनेस, अवतार इज नॉलेज, अवतार इज नॉट पावर। हम लोग हिंदुओं में 3 भगवान मानते हैं। कौन से 3 भगवान? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों को पढ़ाने वाला, गाइड करने वाला है महाअवतार। इसका मतलब ये है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको मैं मानता था कि वो तो सर्वोपरि है, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, उनको भी गाइड करने वाला एक महाअवतार है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये अवतार से। और अवतार कौन है? नॉलेज, नॉट पावर। अगर आप इसको रिप्लेस कर देना तो धीरे धीरे आप क्यूरियस होंगे अवतार्स में। जैसे अघोरी विमलानंद क्यूरियस हुए कि मुझे शंकर को एक्सपीरियंस करना है। हनुमान को एक्सपीरियंस करते करते भैया बिजली से मरने वाले थे वो, याद है कल पढ़ा था हमने। शमशान में बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे, और हनुमान जब आ रहे थे उनके पास तो आसपास बिजली कड़क रही थी। तो वो हनुमान से कुछ चाहते नहीं थे, वो हनुमान को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, हनुमान का नॉलेज चाहते थे, ज्ञान चाहते थे। और उन्होंने हमारी तरह ये नहीं कहा अरे यार सब भगवान एक ही तो होते हैं, सारे हॉलीवुड के हीरो बॉलीवुड के हीरो एक ही तो होते हैं, सब वही लव स्टोरी और डिशुम डिशुम तो करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते हैं ना। ये सेंटेंस जब बिलीव हुआ तो मुझे लगा मेरी किस्मत खुल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि महाअवतार मॉर्टल्स को भी पढ़ाते हैं, ऑर्डिनरी मॉर्टल्स। मॉर्टल्स मतलब जो मरने वाले हैं। हाँ, जैसे हम लोग, मैं भी तो हूं, क्या पता मुझे ही पढ़ाने के लिए आ रहे हो। अब देखिए आपके ब्रेन में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, बट इस सेंटेंस को समझकर मेरे ब्रेन में थोड़ा सा अंकुर फूटा, छोटी सी पत्ती निकली उम्मीद की, कि कभी कभी ऐसा होता है कि पापा अगर खुश हो जाते हैं तो शॉपिंग करा देते हैं, कोई बड़ी चीज भी खरीद देते हैं। तो यहां पर बिग पापा है महाअवतार, और महाअवतार यूजुअली तो पढ़ाते हैं भैया ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन कभी कभी वो अपनी क्लास में किसी मॉर्टल को, इंसान को भी जगह दे देते हैं। तो क्या पता मेरा भी डोनेशन से एडमिशन हो जाए। अवतार का नाम है ओम और उसके ईश्वर है मून। अब कभी अगर मून देखें तो चंदा मामा जी के अलावा उनको अवतार भी मान सकते हैं। वो एक रिप्रेजेंटेशन है। और ध्यान रखिएगा, अवतार मतलब क्या नहीं, पावर नहीं, नॉलेज। ओम को रिपीट कर पाते हो, जब आप अवतार से टीचिंग ले पाते हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ था, नहीं आज ही हुआ, आज सुबह सुबह हुआ। ह्यूमन माइंड का एक साक्षात रूप। ह्यूमन माइंड कितना इरेशनल है। मैं रात को सोते समय चश्मा उतार करके बगल में रखा टेबल एक, और सुबह उठता हूं तो चश्मा गायब। गेस करिए मेरे दिमाग में पहला थॉट क्या आया? खो गया, कोई लेके गया। और उसके बाद कोई लेके गया के बाद नेक्स्ट थॉट क्या आया? ऑब्वियसली कोई लेके गया, गायब हो गया। पहला थॉट आया रिम्पी ने जरूर ये चश्मा हटा के रख दिया है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि मैं अपना मोबाइल देख करके काम धाम करूं सुबह सुबह।
ये पूरी निबंध लिख दिया था मेरी किताब में। नहीं नहीं बेटा, ये ऐसा होता है नहीं, हमारा माइंड ऐसा है, ये ह्यूमन ब्रेन इसी तरह से सोचता है और उसके ऊपर तुरंत विश्वास भी कर लेता है। मैं उसके ऊपर विश्वास कर चुका था। ये है ह्यूमन लैंग्वेज। द ब्रेन इज सपोज टू बी लिविंग लाइक दिस। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम यहां पर सरवाइव करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर एक शेर चीता आ जाए और मुझे ये पहले से अंदाजा ना हो कि वो शेर चीता मुझे खा लेगा, तो फिर मैं जाऊंगा उससे प्यार से मिलने के लिए और वो मैं उसका नाश्ता बन जाऊंगा। तो अब ब्रेन के लिए हर चीज अटैकिंग है, खतरनाक है। लेकिन जब ये चश्मा मिला तब जाकर ये भरोसा आया कि नहीं नहीं, रिम्पी ने नहीं हटाया था। ये है मेरे ब्रेन की या नॉर्मल ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की लैंग्वेज की या थिंकिंग की लिमिटेशन है। और इस पर मुझे हंसना चाहिए। आई शुड बी लाफिंग। अगर मैं हंस देता हूं तो फिर इस तरह की चीजें दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये वही ब्रेन है जो बोलता है अवतार है, बकवास। महाअवतार से पढ़ने के लिए दरवाजा बंद कर देता है। मेरे लिए तो महाअवतार ने ढेर सारे अवतारों को पूरा भेज दिया एक कमरे में। कृष्णमूर्ति एक अवतार है, रमण एक अवतार है। वो हमको कैसे पढ़ाएंगे अनलेस एंड अनटिल ये ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन को मैं पहचान सकूं। ये ब्रेन समझ नहीं सकता, लेकिन इसी ब्रेन का एक हिस्सा है जो सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। वो हिस्सा चुप रहता है। आप पूछ रहे थे ना कि मैम से मैं कैसे बातचीत करता हूं। लाइक मिरर, मिरर सबसे साइलेंट है और सबसे एक्टिव भी है। मिरर कभी जज नहीं करता आपको, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखता है। तो जब आप बहुत ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और अपने अंदर के निकलने वाले ऑटोमेटिक थॉट्स को पहचानते हैं, तो वो ब्रेन साइलेंट ब्रेन होता है। ऑब्जर्व करने वाला, रिसीव करने वाला ब्रेन साइलेंट ब्रेन होता है। इसी वजह से मैं ओम का जाप नहीं करता हूँ। गुरुजी आते हैं ऊपर, वो कम से कम 15-20 बार ओम का शुरू में जाप कराएंगे। वो योगा टीचर हैं, वो बाद में भी कराते हैं। इनफैक्ट जहाँ पर भी योगा क्लास चलती है वो लोग ओम का जाप ऐसे कराते हैं जैसे कि काजू बादाम आइसक्रीम में या खीर में काजू बादाम, कुछ नहीं तो ओम बता दो। स्पिरिचुअलिटी का एक। बट जनुका बोलती है जब तक एक आदमी नो मैंस लैंड क्रॉस नहीं कर पाता है तब तक वो सचमुच में ओम को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो नहीं जानता। और वो जो भी आप बोल रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है अगर आप ओम ओम जब करते हैं। बल्कि उल्टा है, जनुका एडवांस में आप पढ़ेंगे, ओम अगर आप जब करते हैं तो आपके ब्रेन में नुकसान होता है, इसलिए आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सुनते रहे। कभी सेक्शन 2B के बाद कभी आप उसको सुन पाएंगे तब प्रोड्यूस भी कर पाएंगे। 8 ऑब्स्टिकल्स है इन द प्रोसेस ऑफ सोल कॉग्निशन, याद है? सबसे पहला है बॉडीली डिसेबिलिटी, शरीर में दर्द तकलीफ होना। दूसरा है मन का आलस। जो बच्चा आपसे पूछता है कि मुझे बहुत डे ड्रीमिंग होती है, बहुत टेंशन होती है, वो मन का आलसी है। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करना चाहता, अपनी प्रॉब्लम्स को समझना ही नहीं चाहता। आप में और उसमें फ़र्क ये है कि कम से कम आप अपनी प्रॉब्लम को ध्यान से देखती हैं। जैसे हमारी बॉडी की तकलीफ है, ऐसे ही मन की तकलीफ़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जो मेंटली आलसी होते हैं वो अपने मन को भी ऑब्जर्व नहीं करना चाहते। तीसरा है, जब आप आलसी होते हैं तो आपका मन रॉन्ग क्वेश्चनिंग करता है। दुनिया बनाने वाले ने काहे दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने धरती आसमान, रोता है बेसिकली। या कोई ऐसे सवाल पूछता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। जब ऐसे सवाल पूछेगा तो धीमे धीमे वो, उसको लगता ही नहीं है कि दिस वर्ल्ड इज समथिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। हर चीज़ के पीछे एक वजह है। वो केयरफुल होना होगा उसको। धीरे धीरे उसकी लाइफ में केयरलेसनेस आ जाता है। आलस तो डे टू डे लाइफ का पार्ट ही है, बिकॉज मेंटली हम थक जाते हैं तो बॉडी भी आलसी हो जाती है। उसके बाद ये 3 चीज़ें तो एडवांस्ड ब्लॉक्स है। लैक ऑफ डिस्पैशन, डिटैचमेंट का कमी। जैसे अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है, कोई खाना, कोई
कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ पसंद है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। कुछ लोग खाना नहीं छोड़ सकते, कुछ लोग का फेवरेट, मतलब एडिक्शन, बेसिकली ऑल काइंड्स ऑफ फूड एडिक्शन, फैमिली एडिक्शंस, उनको परिवार का भी एडिक्शन है। वो दूर चला जाएगा तो हम मरा हुआ महसूस करते हैं। अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो और यहाँ पर मेरा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो वो चीज़ ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी में पेन है। दैट इज़ लैक ऑफ डिस्पैशन। इसके बाद है इरोनियस परसेप्शन, हमारे अंदर में सेक्सुअल एक्टिविटी के सिम्टम्स। और लास्ट है इनएबिलिटी टू अचीव कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कभी ध्यान वान करने की कोशिश करते हैं तो कर नहीं पाते। लोग पूछते हैं कि सर हम नहीं कर पाते तो क्या करें? 2 सेकंड भी नहीं कर सकते। पता है आप लोगों को बुक पढ़ना क्यों पसंद है? बिकॉज इट हेल्प्स यू टू कॉन्सेंट्रेट। आप जब एक लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद सोचते हैं तो आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। जब आप एक पेज पढ़ते हैं और फ्रेश महसूस करते हैं, इट इज़ बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन है, किसी चीज़ पर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बहुत से लोग वो भी नहीं कर पाते। और अगर किसी चीज़ के बिना आप आराम से 2 सेकेंड 4 सेकेंड अपने सांस पे ध्यान दे सके, अपने बॉडी की सेंसेशंस पे ध्यान दे सके, तो वो है कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कोई ट्राई ही नहीं करता तो सीखता नहीं है। तो दैट इज़ इनएबिलिटी टू अचीव कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह की डेली 8 ब्लॉक्स हैं। इसको बोलते हैं ऑब्स्टिकल टू सोल कॉग्निशन। अगर ये ऑब्स्टिकल्स हैं तो आप अपने सोल को कॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप नो मैन्स लैंड क्रॉस कर जाते हैं तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत शांत होते हैं, कभी कभी बहुत रेयर हो सकता है किसी अच्छे मौसम की वजह से, बारिश का मौसम है, या आपने बहुत अच्छा सपना देख लिया, या बहुत फ्रेश महसूस कर रहे हैं, या किसी शिविर को अटेंड कर लिया, भाई विपासना अटेंड कर लिया, कोई अटेंड कर लिया और आप बहुत शांत हैं। उस चीज़ को हम फेलियर टू होल्ड होता है, उसको बचा के रख पाना मुश्किल होता है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसे लोगों के पास जाने का मन करता है जो लोग इसको होल्ड कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। और पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा IASM आपस में लड़खड़ाता रहता है, इंटरप्ले करता रहता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो करेक्टिव मेथड्स नहीं फॉलो कर रहा है, डिसइंफेक्शन चेंबर नहीं बनने दे रहा है, और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग नहीं कर रहा है। IASM जब ये शरीर में होता है पेन, डिस्पेयर क्या होता है? दुख। और मिसप्लेस्ड बॉडीली एक्टिविटी, दर्द, तकलीफ, और इसके साथ साथ रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लाइफ करंट, प्राण का रॉन्ग मूवमेंट। जैसे आजकल मेरा एक नाक अभी बंद है, खाली यहाँ से जा रहा है, नाक बंद है, तो ये है रॉन्ग डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ लाइफ करंट। और ये सब क्यों होता है? इज द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन द लोअर साइकिक नेचर। आपके लोअर साइकिक नेचर मतलब आपका IESM में ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर आपकी ब्रीदिंग ठीक नहीं है तो सेक्शन 2 नहीं बनेगा, चाहे 100 साल तक आप भक्ति करते रहो, सेक्शन 2 नहीं खुलेगा। कितने लोग मंदिर जाते हैं, कितने लोग हैं जो 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और वो बड़े इमोशनल भी हैं भगवान को लेकर के। बट उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनके लिए भगवान क्या है? पावर। भगवान की नॉलेज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में से ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएं, तो आपको कोई एक टाइप का योग, क्रिया योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ज़ेन योग, कोई ना कोई योग फॉलो करिए। जैसे कि हमने पढ़ा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस ब्रेन में जब कोई ऐसा थॉट बनता है जिसकी इंटेंसिटी नेगेटिव होती है, तो इस ब्रेन को और कमज़ोर बनाता है। अगर आप किसी बूढ़े आदमी का ब्रेन का सीटी स्कैन देखेंगे तो उसमें ब्रेन का साइज सिकुड़ जाता है, पता है आपको? हम लोग देखते हैं स्कल है, बोन है, उसके अंदर में ब्रेन है। तो एक जवान आदमी 20, 30, 40 साल तक का आदमी, 50 साल तक का आदमी का भी ब्रेन ऑलमोस्ट पूरा भरा होता है स्कल के अंदर। लेकिन वहीं पर 70 साल
या 80 साल के आदमी का देखेंगे तो स्कल के और ब्रेन के बीच में काफ़ी गैप होता है, जनरल ओवरऑल ब्रेन सिकुड़ जाता है। जैसे बहुत बूढ़े लोग हैं उनको याददाश्त खत्म हो जाती है। सेक्शन 2B इससे पहले डेवलप होना चाहिए, इससे पहले कि हमारा कॉन्शियस माइंड, सोचने वाला माइंड धीमे धीमे खत्म हो जाए, सेक्शन 2B खुलना चाहिए। और इसके लिए आपको प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाले थॉट्स चाहिए। क्या है प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाले थॉट्स? पूजा पाठ, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, not just reading anything. Understanding creates those thoughts, those cells of the brain. सेक्शन 2B को खोलता है। आज वैभव वहाँ पर है बेंगलोर में, बहुत परेशान था, सुबह सुबह से मैसेज किया था कि बड़े पापा डर लग रहा है मुझको। फिर कुछ देर बाद उसने मैसेज किया थैंक यू बड़े पापा। उससे हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत की, मैंने उसको प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाले थॉट्स दिए। उसको समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसको कहा समझ में नहीं आ रहा तो घर में कोई भी छोटा मोटा काम कर, बर्तन मांज दे, सब्जी काट दे, कुछ भी कर ले, और अगर तुझे एडिटिंग करने का मन करे तो वो भी कर लेना। उसके बाद पता नहीं क्या उसके मन में आया, गया 3 स्टेप ब्रीथिंग करके आया। फिर उसने लिखा थैंक यू बड़े पापा, आई एम फीलिंग गुड। तो 3 स्टेप से आपकी प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के थॉट्स आते हैं, प्लस 3 स्टेप से आपका रेगुलेशन ऑफ प्राण होता है और पीस ऑफ चित्त महसूस होता है। तो जिसको अच्छा लग रहा था देयर वाज पीस ऑफ चित्त। ये 24 घंटे अगर आप अपनी ब्रीदिंग को कर सके 3 स्टेप, तो फिर 24 घंटे आपका पीस ऑफ चित्त रहेगा। आप पूछ रहे थे कि कैसे आप मैनेज करते हैं। जब आप पीसफुल रहते तो आपसे कोई क्या लड़ाई कर पाएगा। ये तो ऐसा ही जैसे कि आप नदी किनारे बैठे हैं तो नदी से क्या लड़ाई करेंगे, नदी बोर थोड़ी करती है ना? तो बी लाइक रिवर, ब्रूस ली कहा करते थे, बी लाइक वाटर, बी लाइक शांत रिवर। 3 स्टेप करिए और नदी की तरफ बहिए।